गाइस, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। तो हमने शुरू किया था सीओपीडी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बात की थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्फीसीमिया की। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाकर क्या होता है, सीओपीडी होता है। ठीक है। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका जो टॉपिक है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एम्फीसीमिया जो है ये आपका एल्वियोलिस से रिलेटेड है। तो एल्वियोलिस क्या होती है आप सबको पता होगा। हमारे लंग्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर से फिल होते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एल्वियोलिस बनाई है, तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिकली ये नॉर्मल केस की बात है। नॉर्मली जो हमारी एल्वियोलिस होती हैं उसके साइड में एक इलास्टिन की लेयर होती है। ठीक है। इलास्टिन इलास्टिन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो एल्वियोली है इसमें जब भी हम ब्रीथिंग के डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में एंटर करते हैं तो वो एल्वियोली तक जाते हैं। अब डस्ट पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान स्मोकिंग करता है या डस्ट वाले एरिया में ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब ये डस्ट का पार्टिकल एल्वियोलिस में एंटर करेगा तो हमारे एल्वियोलिस में मैक्रोफेजेस होते हैं। अब ये मैक्रोफेजेस इस डस्ट को, यानी जो ये स्मोकिंग के पार्टिकल्स है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, उसको इनगल्फ करेगा, उसको खाएगा। और उसके बाद जो भी हमारी बॉडी का नॉर्मल फिनोमेना होता है वो शुरू हो जाएगा। अब जब मैक्रोफेजेस इस डस्ट पार्टिकल को इनगल्फ करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस शुरू होगी। यानी फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, यानी फैगो मीन्स खाना और साइटो मीन्स सेल्स को खाना बेसिकली। ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनिन रिएक्शन होती है जब भी मैक्रोफेजेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस है, जब भी किसी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करता है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और फैगोसाइटोसिस होने के बाद, यानी इसको इंगल्फ करने के बाद, यहाँ पे साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं। साइटोकाइन्स बेसिकली क्या होते हैं, और यही साइटोकाइन रिलीज होने के बाद आगे जाके न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटीएज रिलीज होता है। ये प्रोटीएज कौन सा होता है, इलास्टेज। अभी इलास्टेज जो होता है बेसिकली जो एल्वियोलीज में जो इलास्टिन प्रेजेंट था उसको, अब देखो यहाँ पे एज लगा हुआ है, यानी इलास्टिन को डैमेज करने वाला, इलास्टिन को खत्म करने वाला। तो यहाँ पे जो ये इलास्टेज है ये एल्वियोलिस के वॉल को डैमेज करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एल्वियोलिस के वॉल है उसके साथ यहाँ पे पहले अराउंड में इलास्टिन थी, लेकिन अब ये विदाउट इलास्टिन वाली एल्वियोलिस है, क्योंकि यहाँ पर इस डस्ट जब ये जो भी फॉरेन पार्टिकल था एंटर करने के बाद जब फैगोसाइटोसिस हुई तो साइटोकाइनिन्स रिलीज हुए, देन न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है। इसने एक प्रोटीज का रिलीज करवाया जिसको हम बोलते हैं इलास्टेज। अभी इलास्टेज क्या करता है, इलास्टिन को इनहिबिट करेगा, यानी उसकी सिंथेसिस को रोकेगा। अब इलास्टिस का फंक्शन क्या था, एल्वियोलिस की वॉल की सिंथेसिस करना। ठीक है। जो एल्वियोलिस की वॉल थी वो बनी हुई थी इलास्टिन से। अब ये जब इलास्टिन डैमेज हो गया तो यहाँ पे मैं आपको विदाउट इलास्टिन वाली वो एल्वियोलिस यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है इलास्टिन का। देखो जब भी हम इनहेलेशन या एक्सलेशन करते हैं, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन जो है हम अंदर लेते हैं, तब हमारी जो एल्वियोलिस है वो अच्छे से ओपन रहती है इन नॉर्मल केस। बट अब यहाँ पे इलास्टिन ही नहीं है। अब ये इलास्टिन यहाँ पे ना होने की वजह से क्या होगा कि एयरवेज जो है ये कोलैप्स कर जाएंगे। यानी यहाँ पे जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो यहाँ पे ये जो वे है ये कोलैप्स हो जाएगा, इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एयरवे कोलैप। ठीक है। अब जब ये कोलैप हो जाएगा तो क्या ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर आ सकेगी, नहीं, इसका जो वे है ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी से और लो प्रेशर, यानी इसमें क्या होगा, जब अब यहाँ से ऑक्सीजन, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन के अंदर आना चाहती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहती है, तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो इलास्टिन की वजह से यहाँ पे कोलैप हो गया। अब क्या ऑक्सीजन अंदर बाहर आ सकेगी, प्रेशर भी कम हो गया। अब जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एयरवे जो है वो कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है। और उस वजह से हाइपोक्सिया बेसिकली क्या होगा, देखो अब आप इनहेल तो कर नहीं पा रहे, ऑक्सीजन आप ले नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और यहाँ पे हाइपर कैप्निया हो जाएगा। बेसिकली हाइपर कैप्निया क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं हाइपर कैप्निया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही इस केस में। अब यहाँ पे आपको इलास्टिन का रोल समझ आया होगा।
अब देखो एक ये तो एक तरीका था कि इलास्टिन यहाँ पे खत्म हो रहा है। इलास्टिन के जो लेयर है वो किस वजह से डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीज रिलीज हो रहा था इस वजह से। लेकिन एक जीन लेवल पे भी होता है बेसिकली, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा लीवर एक एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम क्या होता है बेसिकली, इस एंजाइम को इनिबिट करना, ठीक है। लेकिन अब देखो ये जो एंजाइम है इलास्टिन, आपको पता है इलास्टेज जो एंजाइम है ये क्या करता है बेसिकली, इलास्टिन को कम करता है, डिक्रीज करता है, और इलास्टिन का रोल मैंने आपको अभी बताया। लेकिन जो ये अल्फा 1 एंटी टायरोसिन है ये इसको इनिबिट कर देगा। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलास्टिन भी बच जाएगा, यानी हमारे जो एल्वियोलिस है उसकी अराउंड की जो लेयर है वो भी बची रहेगी। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अल्फा 1 जो एंटी ट्रिप्सिन जो है कई लोगों में क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जो एंजाइम है ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से अब ये भी यहाँ पे अच्छे से मेटाबलाइज नहीं हो पाएगा। अब जब ये मेटाबलाइज नहीं होगा तो आगे जाके इलास्टिन तो बनेगा ही नहीं। तो इस केस में यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी था जो आपको जाना ज़रूरी था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे इलास्टिन नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली पहले क्या हुआ था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया था। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात की थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो गया और यहाँ पे इम्फीसीमिया भी हो गया, ठीक है, एल्वेओलिस के अंदर। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड होता है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड था अब उसको क्या लग रहा है कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन का लेवल कम आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया ना, तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे कम हो गया है। तो इस केस में जो ब्लड है हमारा ज़्यादातर वो किन पे फोकस करेगा, जिनके जो अभी तक ब्लॉक नहीं हुई है, जिनमें अभी तक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं हुआ है, तो वहीं पे ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे पल्मोनरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सारा ब्लड है वो आगे जा रहा है। अब यहाँ से आगे जो भी ब्लड बचेगा उसका प्रेशर जो है आगे वाली एल्वियोलिस पर लोड हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आगे वाली एल्वियोलिस पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेरेटिव टू इनके ऊपर जो यहाँ पर अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से या इम्फीसीमिया की वजह से डैमेज हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइपर टेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसको हम बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे सारा ब्लड यूटिलाइज नहीं हो रहा था, आपको पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सारा ब्लड यूटिलाइज नहीं हो रहा था। अब जब ये ब्लड यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, वापिस ये ब्लड वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था। अब ये आया कहाँ से था, देखो हमारे जो ये मैंने आपको नॉर्मल सा हार्ट है यहाँ पे दिखाया आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से हमारा ब्लड लंग्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड लंग्स में जाता है। अब लंग्स में इस ब्लड का यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो गया था, ब्लॉकेज हो गई थी, जिस वजह से ब्लड का अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा और यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होगा, बैक आने की कोशिश करेगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल्स के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल है इसके ऊपर लोड ज़्यादा इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड अच्छे से रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ब्लॉकेज हो गया था, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ा है तो इस वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी यानी यहाँ के जो सेल हैं वो बड़े हो जाएंगे। सेल का हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या होता है, सेल के साइज का बड़ा होना, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल फेलियर भी हो सकता है। अब आपको पता है कि अगर हमारे हार्ट का एक पार्ट खराब हो गया, जैसे ये राइट वेंट्रिकल ही खराब हो गया, तो दूसरा भी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि और भी जो हार्ट है हमारा हार्ट, उस वजह से पूरे हार्ट भी डिफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इम्फीसीमिया की बात कर ली, इससे प्रीवियस वीडियो में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।